नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसमें मैंने कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स बताई थी या मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि किस सिचुएशन में हम वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में ले जा सकते हैं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस कंटेक्स्ट में हम प्रीफर करेंगे, कब हम वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाना प्रीफर करेंगे या बनाएंगे। पहले थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में और आज की क्लास में काफ़ी गैप हो गया है। तो मैं बता दूं आपको शुरुआत में कंटिन्यूस के बारे में। कंटिन्यूस के बारे में ये कहा जाता है कि किसी गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए, किसी जारी रहने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ की जाती है। कोई भी एक्शन अगर टेम्परेली गोइंग ऑन है तो हम उसे कंटिन्यूस फॉर्म में बना सकते हैं। जिस भी वर्ब को हम कंटिन्यूस स्टेट में ले जा रहे हैं, देखिए पहली बात तो मैं ये बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, कंटिन्यूस वर्ब की स्टेट होती है। जिस भी वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म में ले जा रहे हैं वो वर्ब एक टाइम टेकिंग एक्शन होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में। एक दो लेक्चर मैंने इन सब पे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो जिस भी वर्ब को हम कंटिन्यूस में बना रहे हैं, कंटिन्यूस स्टेट में ले आ रहे हैं, वो टाइम टेकिंग नेचर की होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए, किसी प्रोसेस को जारी दिखाने के लिए ज़रूरी हो कि उस प्रक्रिया ने, उस प्रोसेस ने थोड़ा टाइम लिया हो, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड रही हो। तो ऐसी वर्ब जो टाइम टेकिंग नेचर की हो, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड रह सकती हो या फिर गोइंग ऑन रह सकती हो, उन्हें ही हम कंटिन्यूस स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इसको कंटिन्यूस स्टेट को जब हम प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ले जाते हैं, प्रेजेंट के टेंस में ले जाते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये आपके पास टाइमलाइन है, अगर ये आपकी टाइमलाइन है, तो सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट प्रेजेंट का है। अगर हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हमें डिस्कशन करना है, तो हमारे कहने का मतलब है कि केवल इस पॉइंट पर ही वो वर्ब गोइंग ऑन होगी। हो सकता है वो स्टार्ट यहाँ हुई हो सकता है यहाँ स्टार्ट हुई हो, एक्शन चल रहा हो, लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर है, इस कैरेक्टरिस्टिक पर है, इस पॉइंट पर हम उसको गोइंग ऑन दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। कुछ सिचुएशंस में जैसे कि इस टाइप की एडवर्ब लगा दी जाती हैं, दीज डेज, तो ये अराउंड नाउ की, अराउंड प्रेजेंट, इन सारे पॉइंट्स की बात भी कर लेता है कि आसपास का 2-4 दिन आगे पीछे, इन सबको भी इंक्लूड करके हम दीज डेज में इंक्लूड कर लेते हैं। और इस सिचुएशन में भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर लेते हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उसी पिछले लेक्चर के सीक्वेंस में ही आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर से आगे की बातें करने वाले हैं। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, मोस्ट इंडियन गर्ल्स आर लाइकिंग चीप चाइनीज फूड दीज डेज। ठीक है। दीज डेज को देखते ही आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाने लगते हैं, या आपको ये रटाया जाता है, याद कराया जाता है कि दीज डेज अगर कहीं पे आ गया तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म को रखना चाहिए। क्या ये जरूरी है? क्या ये आवश्यक है कि दीज डेज को देखते ही आप हर सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में ले जाएं? चलो ये समझने के लिए ही मैंने ये सेंटेंस लिखा है। पहले एक बार सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में है, क्या उसका कंटेक्स्ट है, क्या उसका मीनिंग होने वाला है। ठीक है। पहले वर्ड से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है मोस्ट। अब ये देखिए, जो मोस्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा और डिटर्मिनर भी हो जाएगा। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर ऑलमोस्ट सिमिलर सा फंक्शन है इसका। ठीक है। अब अगर ये डिटर्मिनर होगा तो आपको पता है नाउन के लिए आएगा, यानी कि नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर लगाए जाते हैं, नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगर ये एडवर्ब होगा तो किसी वर्ब, एडवर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को बताने के लिए आते हैं, यानी कि अगर ये मोस्ट वर्ड एडवर्ब होना है तो या तो ये किसी वर्ब के लिए आ सकता है, या किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी एडवर्ब के लिए। बाकी इससे ज्यादा इसके एडवर्ब वाले फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे हम एडवर्ब चैप्टर में। ठीक है। अब आप आगे की सिचुएशन को देखिए। अभी हमें नहीं पता ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, किसी सिंगल वर्ड को देख के हम नहीं कह सकते कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है।
आगे के कंटेक्स्ट से, आगे के अरेंजमेंट से हमें पता चलेगा कि इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है, और जो किसी वर्ड का फंक्शन होता है उसके फंक्शन के आधार पर ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच तय होता है। ठीक है, आगे देख लिया, आगे लिखा है इंडियन। इंडियन एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है? क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। गर्ल्स लिखा है नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, और उनके लिए लिखा हुआ है इंडियन। यानी कि कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है तो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। एडजेक्टिव का काम ही ये होता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई। अब देखो, ये जो मोस्ट वर्ड है, अगर ये इंडियन के लिए आया है, किसी एडजेक्टिव के लिए आया है, तो इसको होना चाहिए एडवर्ब। और अगर ये जो मोस्ट वर्ड है, अगर ये इस नाउन के लिए आया है, फिर होना चाहिए इसे डिटर्मिनर। क्या आप यहां पर देखकर बता सकते हैं कि मोस्ट इंडियन गर्ल्स फ्रेज में, फ्रेज ही कहूंगा मैं इसे, मोस्ट इंडियन गर्ल्स फ्रेज में मोस्ट इंडियन के लिए है या गर्ल्स के लिए है? थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आपको पता चलेगा कि ये जो मोस्ट है ये गर्ल्स के लिए आया है। देखिए, मोस्ट इंडियन के लिए होता तो फिर तो इंडियन की आप डिग्री बना रहे हो ना, लेस इंडियन, मोर इंडियन, मोस्ट इंडियन। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? इंडियन का मतलब क्या है? जो इंडिया का सिटीजन हो। ऐसा तो नहीं है ना कोई आधा अधूरा इंडियन है, कोई पूरा इंडियन है, कोई कम इंडियन है, कोई ज़्यादा इंडियन है, कोई 80% इंडियन है, कोई 60% इंडियन है। ऐसा नहीं होता। या तो पर्सन इंडियन होगा या इंडियन नहीं होगा। इंडिया का सिटीजन होगा, इंडिया से बिलोंग करता होगा तो इंडियन कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मोस्ट जो है इंडियन के लिए तो आया नहीं है। मोर इंडियन, मोस्ट इंडियन जैसा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मोस्ट आया है गर्ल्स के लिए, यानी कि अगर गर्ल्स के लिए आया है तो एक नाउन के लिए आया है, नाउन के लिए आया है तो वो हो गया डिटर्मिनर। अब चूंकि ये डिटर्मिनर ऐसा है कि काउंटेबल नाउन के लिए आया है तो इसको प्लूरल कर देगा, मोर देन वन की बात होगी। ठीक है, ये हो गई नाउन फ्रेज। इसको मैं कहता हूं नाउन फ्रेज। यहां पर लिख देते हैं नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं इसे? काफी दिन के बाद मैं आज लेक्चर दे रहा हूं तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि आपने पीछे के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा है या नहीं रखा है, आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं इसे? नाउन फ्रेज इसको इसलिए कहा जा रहा है, पहली बात तो फ्रेज इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक शब्द तो है नहीं, इसमें डिटर्मिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। कोई एक शब्द तो है नहीं, 3 शब्दों का समूह है ये जो भी लिखा हुआ है, तो इसको समूह को फ्रेज कहते हैं। अब नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहे हैं इसके? क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन है। इंडियन एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आया है, डिटर्मिनर खुद नाउन के लिए आया है। ये दोनों वर्ड तो नाउन के लिए आए हैं, नाउन किसी के लिए नहीं आया है। यानी कि इस पूरी फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो नाउन है, इसीलिए इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। और इसका फंक्शन भी नाउन का ही है। अच्छा, नाउन का अगर फंक्शन है तो या तो नाउन सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अगर यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ये नाउन फ्रेज है, तो आपको 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि नाउन फ्रेज अगर ये है तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। आ रहे हैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आ रहे हैं, पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के। इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है क्या? नहीं लगी, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना इसकी खत्म हो गई। इससे पहले अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, या मैं आपको बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, पिछले लेक्चर देख लेना, रिवाइज कर लेना। इससे पहले ना तो कोई प्रीपोजिशन लिखी है ना लिखी है कोई ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। ये है फिर सब्जेक्ट, और असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। सीधी सीधी बात है, बस हमने इसके फंक्शन के आधार पर इसको निर्धारित कर दिया कि ये सब्जेक्ट है। यानी कि मोस्ट इंडियन गर्ल्स जो है सब्जेक्ट हो गया, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला आर हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब लगी है। अगर मेन वर्ब यहां पर लगी है तो आर जो लिखी गई है इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए लिखी गई है। अगर इसकी हेल्प करने के लिए लिखी गई है फिर तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाना चाहिए। प्लूरल नाउन था तो आर लिखा, सिंगुलर होता तो इज लिख देते। ये हो गई मेन वर्ब।
अब मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है ये भी लिंकिंग नेचर की भी हो सकती है और एक्शन नेचर की भी हो सकती है। ठीक है, लिंकिंग तो ये है नहीं, लिंकिंग होती तो कॉम्प्लीमेंट लिखा होता, आगे तो लिखा है ऑब्जेक्ट। अभी पता चलेगा कैसे। एक्शन अगर वर्ब है तो या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आप इसको देख के बता सकते हैं कि लाइकिंग को टेंस पर मैं अभी डिस्कस करूंगा, इस सेंटेंस का टेंस क्या होना चाहिए, क्या इस वर्ब की स्टेट होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन अभी चलेगा। अभी एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लाइकिंग मेन वर्ब है तो ये एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की अगर वर्ब है तो या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जरा रिवाइज कीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है या नहीं। तो लिखा है क्या, अरे लिखा तो है, वाट लगा के देख लिया करो ना। यहाँ पे अगर आप वाट लगा कर देखोगे तो आपको वाट का रिप्लाई ही मिलेगा कि क्या लाइक करते हैं वो, लाइक वॉट, क्या लाइक करते हैं वो, चीप चाइनीज फूड। यहाँ पर फिर एक फ्रेज लिखी है, ये नाउन लिखा है, ये एडजेक्टिव, ये दूसरा एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आ सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। एडजेक्टिव चैप्टर में इस पर डिस्कशन करेंगे। अब ये जो नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी है, ये नाउन फ्रेज क्या है, लाइक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दीज डेज क्या लिखा है, दीज डेज लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हो गया एडवर्ब टाइम। कैसे पता चला एडवर्ब है और एडवर्ब टाइम है, क्योंकि ये फ्रेज दीज डेज जो फ्रेज है, ये फ्रेज लिखी गई है यहां पर इस वर्ब के टाइम को बताने के लिए। चूंकि वर्ब के टाइम, चूंकि वर्ब के बारे में बता रही है तो हो गई एडवर्ब, चूंकि वर्ब का टाइम बता रही है तो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बात जो मैंने जानबूझकर यहां पर मिस कर दी कि उसको बाद में बताऊंगा खोल के आपको समझा के, वो ये है कि ये जो लाइकिंग नेचर की, ये जो लाइकिंग जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब तो है, लेकिन क्या ये टाइम टेकिंग एक्शन है? आप इसको टाइम टेकिंग एक्शन कह सकते हो क्या? कोई ऐसा एक्शन है ये जिसमें टाइम लगेगा? ये बिल्कुल टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, इस पर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। आई एम, आप बोलते हो आई एम लविंग यू, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम लविंग यू, लेकिन आप बोलते हो आई लव यू। आपने कभी सुना है क्या आई एम लविंग यू को? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि ये कोई ऐसी वर्ब नहीं है जो टाइम टेकिंग हो। केवल टाइम टेकिंग वर्ब को ही कंटिन्यूअस स्टेट में ले जाया जा सकता है। ऐसी वर्ब जो होने में टाइम लेती हैं तो उन्हें गोइंग ऑन भी दिखाया जा सकता है एक समय के लिए, चाहे 2 सेकंड के लिए दिखाया जा सके, चाहे 4 सेकंड के लिए दिखाया जा सके, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी उन्हें गोइंग ऑन तभी दिखाया जा सकता है जब वो टाइम टेकिंग नेचर की हो, होने या करने में टाइम लेती हो। लेकिन लव या तो करते हो या नहीं करते हो, टाइम टेकिंग नेचर नहीं है, टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है ये। उसी तरह का लाइक है, लव, लाइक, हेट, इसी तरह की वर्ब है। ऐसी वर्ब को ग्रामेरियन कहते हैं स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट बताने के लिए यूज होती हैं। अब अगर ये ऐसी वर्ब है जो कि टाइम टेकिंग नहीं है तो कितना भी दीज डेज लिखा हो, कोई भी यहां पर एडवर्ब लगा हो, आप इसको कंटिन्यूअस स्टेट में ले जा ही नहीं सकते। कितना भी आप एडवर्ब लगा लो, कुछ भी कर लो, आप इसको कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं ले जा सकते। फिर आपको आर लाइकिंग काट के लिखना चाहिए, यहां पर लाइक, यहां पर लिखा जाएगा। यहां पर सही जो होना चाहिए आर लाइकिंग हटना चाहिए और यहां पर लिखा जाना चाहिए लाइक। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि दीज डेज लिखा हुआ है सेंटेंस में तो आपको कंपल्शन है कि आप उसको कंटिन्यूअस स्टेट में लेके जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। अगर वर्ब ऐसे नेचर की है जो स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब है, तो आप उसको कंटिन्यूअस में नहीं ले आ सकते, ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ना पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में ही नहीं जाएगी ये, प्रेजेंट पास्ट छोड़ो, कंटिन्यूटी ही नहीं शो कर सकती। तो ये जो है सेंटेंस इस तरह के अगर आपके कभी सामने आ जाए, लाइक, लव, हेट, अडोर, एग्री, डिसएग्री, काफ़ी सारी वर्ब मैंने जो है उस लेक्चर में आपको लिखवाई थी, बताई थी, आप उन्हें रिवाइज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका लिंक दे दूंगा।
तो ये हो गया हमारा ये वाला सेंटेंस। अब ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है, ये यहां पर कुछ फ्रेजेस मैंने लिखी हैं, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट। ये भी याद कराया जाता है जो है बुक्स में लिखकर, और प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे वहां पर ये इस तरह की फ्रेजेस आती हैं कि ये फ्रेजेस भी अगर आपको लिखी हैं तो वर्ब जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जानी चाहिए। यहाँ तो लिखा हुआ ही है प्रेजेंट, दिस और दा का मतलब भी वही होता है, दा मोमेंट, मोमेंट के साथ अगर दा लगा हुआ है तो इसका मतलब उस मोमेंट की बात की जा रही है जो डेफिनेट है, जिस मोमेंट पे हम सेंटेंस को स्टेट कर रहे हैं। दिस का मतलब प्रेजेंट होता है, यहाँ तो प्रेजेंट लिखा हुआ ही है। तो अगर इस तरह की एडवर्ब फ्रेजेस आपको, एडवर्ब टाइम फ्रेजेस मिल जाते हैं तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रीफर करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, द गर्ल कुक्स एट द मोमेंट। सिंपल है तो इसकी स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है, ये लिखी हुई है नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन और आर्टिकल। कुक लगा है मेन वर्ब, मेन वर्ब यहां पर इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। ये बताया जा रहा है कि पका रही है, क्या पका रही है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी वर्ब को मैं बोलता हूं एम्बी ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। एट द मोमेंट यहां पर लगा हुआ है, एट द मोमेंट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसी वर्ब है, कुक्स एक ऐसी वर्ब है जो कि टाइम टेकिंग हो सकती है। टाइम टेकिंग अगर ये हो सकती है तो इसको कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है। तो आपको तुरंत ही यहां पर क्या कर देना चाहिए, इज कुकिंग कर देना चाहिए, ये होगा सही सेंटेंस। लेकिन क्या आप यहां पर कर सकते हैं? इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है देख लेते हैं। ये हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। भाई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता हर, सब्जेक्टिव केस में लिखा है तो सब्जेक्ट ही है। इज यहां पर क्या है, इसको आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं क्या? बिल्कुल मत कह देना। किसी अच्छे ग्रामरियन के सामने इसको हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल मत कह देना। इज अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी की हेल्प करने आई होती। किसकी हेल्प करने? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती। मेन वर्ब तो है ही नहीं, आगे तो एडजेक्टिव लिखा है, बिजी एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये जो इज है यहां पर खुद ये मेन वर्ब के फंक्शन में ही है। तो सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब है, और मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की है, एक्शन नेचर की नहीं है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए आती हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने उसमें बड़े खोल के 2-3 लेक्चर में पूरा इस पर काम किया हुआ है। स्टूडेंट्स को हर चीज़ मैंने समझाई है कि क्या होती है लिंकिंग वर्ब और ये किस तरह से सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित करती हैं, उनका खुद का क्या फंक्शन होता है, किस तरह की वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जा सकता है। ठीक है, वो लेक्चर्स देख लेना। तो सी इज बिजी, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। एट द मोमेंट एडवर्ब टाइम लगी है, जैसे एट द मोमेंट ऊपर लगा था वैसे ही। क्या इस वाली वर्ब को यहां पर आप कंटिन्यूअस में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है। या तो वो बिजी है या नहीं है, समझिए ना। दो स्टेट पॉसिबल हो सकती थी यहां पर, सी इज बिजी और सी इज नॉट बिजी। ये जो बिजी होने की सिचुएशन है उसको इज नहीं बताती। इज जो है बी की फॉर्म है। बी का मतलब होता है किसी सिचुएशन में होना। बिकम का मतलब होता है किसी सिचुएशन में आना, किसी स्टेट में आना। पहले किसी और स्टेट में थे, किसी स्टेट में आने की प्रक्रिया को बिकम कहते हैं। तो ये हो सकती है टाइम टेकिंग नेचर की, बी टाइम टेकिंग नहीं होती। अगर बी टाइम टेकिंग नहीं है तो यहां भी इसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। अब चाहे आप एट द मोमेंट लिख दो, एट दिस मोमेंट लिख दो, या एट प्रेजेंट मोमेंट लिख दो, नो चेंजेस रिक्वायर्ड हेयर, ऐसे ही ठीक है। ऐसी इसी टाइप की वर्ब मैंने लिखी है सीम्स। अगर यहां पर आप सीम्स को देखेंगे
तो ये भी लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की होने के साथ साथ ये स्टेटिव नेचर की भी है। भाई लिंकिंग नेचर की इसलिए क्योंकि गर्ल को बिजी से जोड़ रही है, ठीक है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। लिंकिंग तो इसलिए, स्टेटिव इसलिए क्योंकि ये स्टेट बताने के लिए आई है, स्थिर नेचर की है, चेंजेस को नहीं दिखा सकती है। तो यहां भी आप इसको एज सीमिंग अगर करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये सेंटेंस ऐसे ही सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी एडवर्ब लगी हो, लेकिन वर्ब का नेचर अगर आपका ऐसा है कि आप उसको कंटिन्यूस में नहीं ले जा सकते तो कंटिन्यूस में जाएगी नहीं किसी भी हालत में। आपको ऐसे ही सेंटेंसेस को सही करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है आपको तो अगले सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या है। ये हमारी तीसरी स्लाइड है। ये सेंटेंस देखिए, इसके पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, क्या कंटेक्स्ट है, क्या मीनिंग है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ पर है और क्यों इस तरह के सेंटेंसेस को समझाना स्टूडेंट्स को जरूरी है अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे बात कर रहे हैं तो। वो आपको पता है नाउन हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर होगा नहीं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता भैया। अब इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना प्रीपोजिशन लिखी है, तो ऑब्जेक्ट होने की संभावना तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब तो ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। इज क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है लेकिन तब जब वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई हो। क्या मेन वर्ब लगा है यहाँ पर? नहीं लगा। इसके बाद तो सीधे एडवर्ब आ गया और ये एडवर्ब आया किसके लिए है? इस एडजेक्टिव के लिए आया है। इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आया है। एक्चुअली में इज यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है और यही मेन वर्ब है। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है भैया, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है और इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और मेन फंक्शन में है, यही मेन वर्ब है सेंटेंस की। अब ये आई क्यों है? लिंक करने के लिए। किसको लिंक कर रही है? सब्जेक्ट को लिंक कर रही है उसके कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट हो गया वेरी लेजी। बॉब और वेरी लेजी जो है लिंक किए जा रहे हैं इससे, यानी कि वेरी लेजी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है बॉब को इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो किसी के मीनिंग को पूरा करे, ठीक है। इतनी बात यहां पर आ गई। कोमा आ गया। कोमा पॉज देने के लिए होता है, सेंटेंसेस में रुकने के लिए। स्पीकर इसका यूज करते हैं, राइटर भी करते हैं। ही प्रोनाउन हो गया। आपने नाउन एक बार यूज कर दिया तो दोबारा नाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपने प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। ऑलवेज स्लीप्स। अब देखो ये ऑलवेज वर्ड पे अगर ध्यान दोगे तो ऑलवेज का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, और ये किस तरह का एडवर्ब है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताते हैं या एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता और फ्रीक्वेंट नेचर, मैं कह रहा हूं कि वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताते हैं। इसका मतलब है कि ये बताते हैं कि वर्ब जो है एक से ज्यादा बार बार हुई है, बारंबारता में है, रिपीटिशन हुआ है उसका, है ना, उसे ही हम फ्रीक्वेंट कह सकते हैं। फ्रीक्वेंट एक्शन या फ्रीक्वेंसी में है। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर ऑलवेज हमने लगाया है, ऑलवेज का अगर टाइमलाइन पर देखें तो ऑलवेज का मीनिंग होता है एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, यानी कि अगर ये टाइमलाइन है तो सभी की बात की जा रही है, सभी पॉइंट पर। आगे क्या लिखा है? स्लीप्स। ये मेन वर्ब हो गई, एक्शन नेचर की वर्ब है, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के आगे नहीं लिखा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि ही ऑलवेज स्लीप्स, मतलब ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाला जो एक्शन है वो सभी पॉइंट्स पर करता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अगर लगी है तो आप सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के चलते हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताता है फ्रीक्वेंट एक्शन को, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को या रेगुलर नेचर को।
या रिपीटेटिव नेचर को। और वर्ब अगर रेगुलर है, रिपीटेटिव नेचर की है, फ्रीक्वेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेफिनिट स्टेट का यूज करते हैं। अब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट भी, फ्यूचर इंडेफिनिट भी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली तो सही है, या यूं कहिए कि स्ट्रक्चर तो इसकी सही है, यानी कि सिंटेक्स तो इसका सही है। सिंटेक्स में बोलता हूं, सभी बोलते हैं स्ट्रक्चर को। ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो सिंटेक्स समझाया है, लेकिन इसका सिमेंटिक्स गड़बड़ है। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंगफुल नहीं है। ये सेंटेंस ये मीनिंगफुल नहीं है, और अगर कोई सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, अगर उसकी सिमेंटिक्स सही नहीं है, तो भी वो सेंटेंस गलत ही कहा जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है, भाई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी थी तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब को लिख दिया, लेकिन मीनिंगफुल इसलिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये एक्टिविटी हर टाइम पे नहीं कर सकता, ऑल पॉइंट्स पर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर हम इस सेंटेंस को सही मानने की कोशिश भी करें, तो भी हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली में इन सेंटेंसेस को या इस स्ट्रक्चर को, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को इंडेफिनिट के साथ कभी कभी हम लिखते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो भी एक्टिविटी प्रेजेंट के टाइम पे हमने देखी, हम उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। डिसअप्रूवल, यहां पर मैं लिख देता हूं डिसअप्रूवल। हमने कुछ देखा और उसको डिसअप्रूव करने के लिए कि नहीं ये सही नहीं है, इस तरह का डिसअप्रूवल दिखाने के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को लिखते हैं। लेकिन अगर हम डिसअप्रूवल दिखाना चाह रहे हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ लिख के, तो हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेट यूज करेंगे। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी इज ऑलवेज स्लीपिंग। यानी कि अगर हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिख के डिसअप्रूवल दिखाना चाह रहे हैं किसी वर्ब को लेकर, तो हमें लिखना पड़ेगा ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे हमारे अगले सेंटेंसेस देख लो, और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने ये दिखा, सी वॉचेज मूवी, सही है, सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, वॉचेज हो गई मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है ऑब्जेक्ट, ये रहा मूवी। व्हाट का रिप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट, ये बता चुका हूं। यहां पर देखो, यहां हमने ऑलवेज वॉचेस मूवी, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है सेंटेंस, लेकिन लिखा क्यों है हमने, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। डिसअप्रूव कर रहे हैं हम उसकी एक्टिविटी को। अगर हम डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं तो फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना लिख के इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सी इज ऑलवेज वॉचिंग मूवीज। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं पे लिखी मिले, तो आप ये समझ लेना कि कहीं डिसअप्रूवल तो नहीं है। कभी आप फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो और सोचो ये तो गलत है, ठीक है, ये पॉसिबल है, इस तरह का स्ट्रक्चर संभव है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में। कंटिन्यूअस स्टेट गोइंग ऑननेस को दिखाती है, मतलब कि किसी प्रोसेस को जारी रहने, किसी प्रोसेस के जारी रहने को दिखाती है। या यूं कहिए कि कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा हम किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चलने वाली या चल रही प्रक्रिया को दिखाते हैं। अब कोई प्रोसेस अगर गोइंग ऑन है, चल रही है, तो उसमें चेंजेस आएंगे। कोई किसी में भी चेंजेस तभी आते हैं जब वो कोई प्रोसेस चल रही हो, गोइंग ऑन हो, जारी हो। अगर चेंजेस आएंगे तो वो गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन है तो मतलब चेंजेस आएंगे। एक ही बात नहीं हो गई, दूसरे तरीके से कहना, अगर कोई प्रोसेस जारी है तो निश्चित तौर पर ही स्टेट में, अवस्था में या उसमें चेंजेस आएंगे, जो भी वो सिचुएशन या जो भी वो एक्टिविटी, जो भी एक्शन चल रहा है। या यूँ कहिए कि अगर किसी में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पर ही वो जारी है, गोइंग ऑन है, तो चल रही है। कंटीन्यूअस स्टेट का यूज हम इसी प्रकार के चेंजेस को दिखाने के लिए भी कर लेते हैं
कि अगर हमें कोई चेंज दिखाना है कि किसी एक ड्यूरेशन में कोई चीज़ परिवर्तन में आई है, कोई चीज़ बदल रही है, उस चेंजेस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो भी हम कंटिन्यूस स्टेट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ से पता चला डे बाय डे। डे बाय डे एक ऐसी एडवर्ब लगी है जो दिखाती है चेंजेस को, कोई चीज़ दिन पर दिन बदल रही है। तो अगर वो चेंजेस को दिखाना चाह रहे हैं तो गेट्स बेटर नहीं, इज गेटिंग बेटर। ठीक है भाई, चेंजेस को अगर दिखाना चाह रहे हैं तो चेंजेस का मतलब तो गोइंग ऑन होगी वो प्रोसेस। अगर गोइंग ऑन होगी प्रोसेस तो कंटिन्यूस स्टेट। यहां पर देखो, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इवन आफ्टर फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज। यहां पर भी हम एक चेंज को दिखाना चाह रहे हैं, हालांकि यहां पर कोई एडवर्ब नहीं लगी, लेकिन हम यहां पर दिखाना चेंजेस को चाह रहे हैं, ये हमें मीनिंग से पता चला। ठीक है, ओके। तो इस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जो कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर है, इस तरह के चेंजेस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, साल दर साल। इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेशन यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभार मुंह से निकल जाते हैं क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों से आता हूँ। द वर्ड चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, इस ईयर आफ्टर ईयर से हमें पता चला कि हम एक चेंज को दर्शाना चाह रहे हैं। अगर चेंज को दर्शाना चाह रहे हैं तो चेंज तो तभी हुआ होगा जब कोई प्रोसेस गोइंग ऑन रही होगी, और गोइंग ऑन अगर वो वर्ब रही होगी, वो एक्टिविटी अगर गोइंग ऑन रही होगी, तो इसका मतलब उसको कंटिन्यूस स्टेट में दिखाना चाहिए, इज चेंजिंग। ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज ये भी है, या कंटिन्यूस वर्ब का एक यूज ये भी है कि हम चेंजेस को दिखा सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, क्या है देखते हैं। आई एम गोइंग टू हिट यू, सेंटेंसेज आप पढ़ लीजिए। सी इज गोइंग टू ए न्यू स्कूल नेक्स्ट वीक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम कर लेते हैं फ्यूचर के या नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस के बारे में बताने के लिए। कोई प्लान है, कोई शेड्यूल्ड है कि ये हम करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो हम उसको दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं। आप एक बात सोचिए, यहाँ पर ये जो लिखा है आई एम गोइंग टू हिट यू, यहाँ पर गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं है, यहाँ पर ये फिजिकल सेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा फिर उसको हिट करूंगा। यहाँ ये जो गो है, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज किया है। फिजिकल सेंस में मतलब कि गो एक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं, सी वेंट टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू मार्केट, है ना, फिजिकली जाना अपनी टांगों का इस्तेमाल करके। जरूरी नहीं है कि वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करके या मैं अपनी टांगों का इस्तेमाल करके कहीं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं यहीं खड़ा हूँ और यहाँ पर यहीं से हिट कर दूंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर गो फिजिकल सेंस में यूज नहीं हो रहा है, यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में या मेटाफोरिकली कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऐसी है कि यहाँ पर गो हमने लगाया है, या गो के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करके हम बता रहे हैं कि हम नियर फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में हमारी इंटेंशन या हमारा प्लान ये है, आई एम गोइंग टू हिट यू। इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए भी, इस कंटेक्स्ट को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज गोइंग टू ए न्यू स्कूल नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक नियर फ्यूचर में कोई अगर प्लानिंग है, कोई इंटेंशन है उसकी या किसी की, या कोई नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शन को ही दर्शा रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं। ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर बातें। आगे लेक्चर्स में जो है इस तरह से ही टेंसेस पर, टेंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। इसके साथ ही जो है मैं आपके लिए दूसरे तरह के लेक्चर भी लेके आऊँगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि सेंटेंसेस को